हाँ तो बच्चों देखो, हमने ये डायग्राम देखा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। तो हमने देखा कि दो गैसेस हमेशा ऊपर जा रही है और नाइट्रोजन है, अमोनिया है, और भी गैसेस हैं, उनके भी डायग्राम कुछ कुछ ऐसे ही आने वाले हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि आपको ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये अमोनिया का जो ग्राफ है वो नाइट्रोजन से नीचे क्यों गया है, और ये दोनों हाइड्रोजन और हीलियम, ये Z इनका हमेशा 1 से ऊपर ही क्यों है ना? अच्छा सवाल है। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग। देखो एक्चुअली है क्या कि अमोनिया एक पोलर गैस है। ध्यान से देखो इसको मैं समझाता हूं आपको। देखो नाइट्रोजन में और अमोनिया में देखो क्या फर्क है कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप में नॉन पोलर है ना, एकदम से नॉन पोलर है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है ना। जो IMF होगा इनके बीच में दैट विल बी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, दीज आर वेरी वीक फोर्सेस। लेकिन अगर आप अमोनिया की बात करते हैं बच्चों, देखो अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल, अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहां पर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां डेल्टा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, कुछ कुछ ऐसा रहने वाला है ना। अब अगर हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं अमोनिया का, तो वहां भी यही होने वाला है। यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। तो देखो जब दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया के पास में आएंगे तो दिस नेगेटिव विल डेफिनेटली अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव पार्ट। यस और नो? यस और नो? दिस डेल्टा नेगेटिव इज सर्टेनली गोइंग टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अदर अमोनिया मॉलिक्यूल। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? दिस इज अ डाइपोल, दिस इज अ डाइपोल, और ये भी एक डाइपोल है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है डाइपोल अट्रैक्शन। और डाइपोल अट्रैक्शन जो है IMF, वो हमेशा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से ज्यादा रहने वाला है। दैट मींस कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अगर ये ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो जो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे पहले बच्चों कि अगर ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर इसी बॉक्स में उतने ही मॉलिक्यूल्स अगर हम नाइट्रोजन के डाल देते हैं, तो यहां पर जब ये मॉलिक्यूल यहां स्ट्राइक करने जाएगा तो अमोनिया के बाकी मॉलिक्यूल्स इसको पीछे खींचेंगे बिकॉज ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा वाला? डाइपोल अट्रैक्शन, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है एज कंपेयर टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। यहां क्या होने वाला है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल यहां स्ट्राइक करने जाएगा, भाई ये भी खींचेंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स इसको खींचेंगे, लेकिन उतने स्ट्रांगली नहीं खींचेंगे जितना कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स खींचने वाले हैं। तो होगा क्या, यहां पे जो प्रेशर रजिस्टर होगा, सपोज से 9 ATM हो रहा है, सपोज से 9 ATM, लेकिन चूंकि इसको ज्यादा स्ट्रॉन्गर पावर से खींचने वाले हैं बाकी अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो उतने प्रेशर से इधर स्ट्राइक नहीं करेगा। तो आई एम अज्यूमिंग दिस विल बी लेट्स से 7 ATM प्रेशर। यस और नो? हाँ ठीक है। तो यहां पर जो प्रेशर आ रहा है कितना आ रहा है? 7 ATM आ रहा है। अब हम Z की बात करें बच्चों, तो Z विल बी PV/RT। तो Z को देखोगे तो कितना आएगा? 7V/RT उन कंडीशंस के अंदर। यस और नो? और यहां देखोगे Z की वैल्यू कितनी आएगी? Z विल बी 9V/RT। बात समझ में आ रही है आपको? तो 9V/RT इज मोर देन 7V/RT। तो ये जो Z की वैल्यू है अमोनिया के लिए वो ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ Z फॉर नाइट्रोजन। यस और नो? अग्री और नॉट बेटा? है ना? ठीक है। तो दैट्स व्हाई द ग्राफ ऑफ अमोनिया इज फर्दर डाउन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा ऊपर क्यों होते हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि IMF काम कैसे करता है। देखो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं इस बात पे डिपेंड करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक एटम है और उसका ये न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। अब ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे। अगर इनके बीच में मैं इलेक्ट्रॉन्स ले आता हूं, है ना, इनके बीच में मैं इलेक्ट्रॉन्स ले आता हूं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां लेकर आऊंगा उतना ज्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। द रीजन बीइंग ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे। यस और नो? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है
और इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं, इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाऊं, है ना, तो धीमे धीमे मैं करके आ रहा हूं। मैं जो फेविकॉल है, फेविकॉल मतलब जो बॉन्ड जो बनता है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनता है, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा ना। तो अगर ये देखूं तो अब ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो कर रहा है, ये अट्रैक्ट तो कर रहा है बच्चों, है ना, लेकिन अब उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग आपने फेविकॉल ही कम कर दिया है। अब अगर आप, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही दोगे तो ये तो रिपेल करेगा ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, ये अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे बीच में इन दो एटम्स के, उतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी होती है। अब क्या होता है कि अगर हम देखें हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा यहां पर, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहां भी रहेगा। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो देयर विल बी अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग बट अ वीक बॉन्डिंग। अब देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टैटिक तो होता नहीं, हमने पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि दे कीप ऑन रिवॉल्विंग, तो हमेशा हर जगह रहते हैं वो। तो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, अगर देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो 1% चांस है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, बाकी टाइम तो ये पीछे रहने वाला है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया, तो उस केस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा, ये वाला न्यूक्लियस इस वाले को रिपेल करेगा, तो देयर विल बी ओवरऑल रिपल्शन। भाई अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस तरह के 360 पॉइंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इन 360 में से केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है एक लाइन में होंगे। जब ये एक लाइन में होंगे तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बाकी 359 डिग्रीज में तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा पीछे रहने वाला है, पीछे रहेगा, तो ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ कि ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ है कि जो नेट फोर्स है वो अट्रैक्शन का ना होकर वो किसका हो गया है, रिपल्शन का, क्योंकि केवल एक ही चांस ऐसा आ रहा है स्टूडेंट्स जहां पर के दो इलेक्ट्रॉन्स आमने सामने हैं न्यूक्लियस के, ठीक है ना। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन सामने होते हैं तभी वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में काम करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पीछे हो जाएंगे यहां पर तो दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। जब वो रिपेल करेंगे तो अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन एटम्स हैं, अब ये हाइड्रोजन एटम्स चूंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दे विल रिपेल। अगर ये हाइड्रोजन का एटम या मॉलिक्यूल इस तरफ अटैक करने जा रहा है, इस तरह स्ट्राइक करने जा रहा है, तो बाकी के पार्टिकल्स जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल नॉट अट्रैक्ट इट, दे विल बी रादर रिपेलिंग इट। जाओ भाड़ में जाओ, मरो, धक्का देके आएंगे इसको, वहां पर सर फोड़ के आएंगे उसका, जब फूटो यहां से। तो जो प्रेशर है जो बेसिकली मान लो कि से 10 ATM होता, वो 10 ATM ना होकर वो हो जाएगा से 12 ATM। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब आप Z को देखोगे तो Z विल बी PV अपॉन RT, तो Z हो गया 12V अपॉन RT। इज दैट क्लियर और नॉट? बढ़ी हुई वैल्यू है वो, हाँ के ना। जब हम आइडल गैस की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या आ रहा था, 10V अपॉन RT। यस एग्जैक्टली और नॉट? तो इसलिए देखोगे तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और हीलियम का एटम जो है ये हमेशा Z की वैल्यू इनकी हमेशा 1 से बड़ी होती है, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन तो छोड़ो, एक तरह से रिपल्शन सा होता है, मतलब कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ना के बराबर होता है हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर। दैट्स व्हाई देयर ग्राफ इज ऑलवेज अबव 1। इज दैट क्लियर? ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप बच्चों आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम सब लोग ये जानते हैं कि ये जो PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन जो है ये आइडल गैस को सेटिस्फाई करती है। जब तक आप आइडल गैस के साथ काम कर रहे हैं आपको इस इक्वेशन के साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत कब शुरू होती है हमने देखा लास्ट लेक्चर के अंदर, जब हम इसको रियल गैसेस में अप्लाई करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या मैं कह रहा हूं कि जब आप एक रियल गैस लेके बैठे हुए हैं यहां पर, दिस इज अ रियल गैस, है ना, दिस इज से रियल गैस। तो जब आप इसमें एक बैरोमीटर डालोगे टू मेजर बेसिकली प्रेशर,
तो ये प्रेशर रीड करेगा, ये रियल गैस का प्रेशर रीड करेगा, ये आइडियल गैस का प्रेशर रीड नहीं करेगा। जबकि जो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइडियल प्रेशर, दैट मींस प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, एंड वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम विच इज नथिंग बट फ्री वॉल्यूम। यस और नो? चलो अब देखो, जब आपने ये रियल गैस का प्रेशर लिया, अगर हम पिछला एग्जांपल याद करें तो ये मेजर किया गया था 8 atm, और जो आइडियल गैस का प्रेशर था, जो आइडियल गैस का प्रेशर था वो कितना हमने अज्यूम किया था लास्ट टाइम? 10 atm। कितना था? 10 atm। यस और नो? तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि जो रियल गैस का प्रेशर है वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम होता है। तो जब आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आप रियल गैस के अंदर मेजरमेंट करेंगे तो ये जो प्रेशर आएगा, दिस P इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ रियल गैस, प्रेशर ऑफ रियल गैस। ठीक है। अब हमें बेसिकली चाहिए कितना? 10 atm। हम जानते हैं कि ये इक्वेशन रियल गैस के प्रेशर के लिए वैलिड नहीं है, हमें क्या चाहिए? आइडियल गैस का प्रेशर। तो आइडियल गैस का प्रेशर तो इससे ज्यादा होता है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि भैया हमारा प्रेशर तो जो रियल गैस के साथ आ रहा है वो तो 8 atm आ रहा है, और आइडियल गैस अगर इसकी जगह होती तो उसका प्रेशर आता 10 atm या कुछ और भी आ सकता था। मतलब इतना हम जान गए हैं कि उस आइडियल गैस का प्रेशर रियल गैस के प्रेशर से हमेशा ज्यादा आने वाला है। तो वेंडरवॉल ने कहा आप परेशान मत हो, मैंने सारी रिसर्च कर रखी है, देखिए ये जो प्रेशर है वो रियल गैस का प्रेशर है। अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर अगर 2 ऐड कर दें, अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें तो ये आइडियल गैस का प्रेशर बन जाएगा। हो सकता है ये प्रेशर जो है किसी और गैस के लिए अगर लेते तो इट वुड हैव बीन 7 atm और 6 atm और व्हाटएवर, लेकिन चाहे जो भी होता हम इसके अंदर कुछ ऐड करते ताकि हम 10 atm तक पहुंच पाए। तो फॉर डिफरेंट गैसेस वेंडरवॉल सजेस्टेड कि भाई हम एक और फैक्टर्स में ऐड करेंगे, P + A n² / V²। तो जब ये ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आइडियल गैस का प्रेशर। इस केस की अगर बात करूं तो ये P है 8 atm और हमें चाहिए कितना? 10 atm। अगर हमने इसमें आइडियल गैस ली होती तो ये जो फैक्टर है A n² / V², ये कितना होता? 2। यस और नो? अगर ये 7 होता तो ये कितना हो जाता? 3। 7 + 3 10। द आइडिया इज दैट वी नीड टू हैव 10 atm एट एनी कॉस्ट। श्योर? ठीक है। अब ये जो V है वॉल्यूम, ये सारे साइंटिस्ट आप लोगों की तरह जानते थे क्या कि ये जो वॉल्यूम V ले रहे हैं वो लोग क्या ले रहे थे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो दिस V दे वर टेकिंग वाज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जबकि हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये जो वॉल्यूम यहां पर आना है वो कौन सा आना है? फ्री वॉल्यूम। और वो फ्री वॉल्यूम अगर आपको याद हो कितना था? 70 ml। भाई जब मैंने कहा था आपसे कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे और कंटेनर का वॉल्यूम हम 100 ml तक ले जाएंगे, और हमने ये भी देखा था लास्ट टाइम कि ये जो वॉल्यूम है किसका? मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, वो कितना था? 30 ml। तो हमारे पास जो फ्री वॉल्यूम बच गया है वो कितना बच गया है? 100 - 30 दैट इज 70 ml। हाँ कि ना? ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि फ्री वॉल्यूम जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है उससे हमेशा कम होगा फॉर रियल गैसेस। तो उसने कहा कि इसमें से एक फैक्टर घटाना पड़ेगा। उसने कहा कि ये फैक्टर होगा NB, वेयर A एंड B आर द वेंडरवॉल कांस्टेंट। अगर अब आप देखेंगे तो ये जो फैक्टर है बच्चों, ये जो फैक्टर आ गया अपने हाथ में, कौन सा वाला? ये जो चीज है टोटल, दिस इज कॉल्ड आइडियल प्रेशर। आइडियल प्रेशर कहते हैं, और इसी चीज को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर करेक्शन। वेंडरवॉल ने जो रियल गैस प्रेशर था उसको करेक्ट करके आइडियल गैस प्रेशर बनाया, इसलिए इस फैक्टर को हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। ठीक इसी प्रकार से ये है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, लेकिन ये टोटल जो हुआ ये था 100 ml वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये हमने 30 माइनस किया तो जाके हमारे पास 70 ml आया। क्या? फ्री वॉल्यूम। तो ये जो टोटल चीज आई है ये है 100 - 30 70। व्हाट इज दैट? फ्री वॉल्यूम। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फ्री वॉल्यूम। फ्री वॉल्यूम। और चूंकि ये वॉल्यूम को करेक्शन कर रहा है इसे हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? अब ये जो प्रेशर आया है टोटल, दिस इज द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, दिस इज द वॉल्यूम that is called ideal volume or free volume. Now ideal pressure, ideal volume will be giving you nRT. तो इसे कहते हैं वेंडरवॉल इक्वेशन। वेंडरवॉल ने कुछ करेक्शंस करके
इस इक्वेशन को रियल गैसेस के काबिल बना दिया। तो अब आप रियल गैसेस को यूज करके इस इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे तो आपके सारे आंसर्स करेक्ट आने वाले हैं, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैन डर वाल को यह काम करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1910 के अंदर, है ना। अब वैन डर वाल साहब तो नोबेल प्राइज लेके निकल लिए ऊपर, जिंदगी बर्बाद करके हमारा तो बढ़ गया सिलेबस बच्चों, यस और नो। खैर एनीवेज, अब उसे चेंज कर नहीं सकते और हम तो दुआ करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले और हम इस चीज को समझ के अपना स्कोर बढ़ा पाए, ऐसे ही हम कामना करेंगे आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों आपके साथ। अब देखो मैं दोबारा से इस इक्वेशन में लिख रहा हूं, P प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहां पर बच्चों ये जानना बड़ा जरूरी है कि A एंड B आर वैन डर वाल कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बच्चों, A एंड B आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, याद रखिए फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सारी चीजें टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, पर यहां पर ये इंडिपेंडेंट है। अब तो फिर ए और बी किस पे डिपेंड करते हैं? ए एंड बी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। डिफरेंट गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यू अलग अलग होंगी, किसके लिए क्या होंगी ये भी हम समझते हैं अभी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी अगेन, राइट डाउन दिस थिंग, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एंड वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यस और नो? मैं एक बार इंक चेंज कर देता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं जरा यूनिट ऑफ ए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ ए बहुत अच्छे समझना। देखिए ये है प्रेशर और हम इस प्रेशर में क्या ऐड कर रहे हैं? ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो हम प्रेशर में क्या ऐड कर सकते हैं? क्या हम प्रेशर में वेट ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वॉल्यूम ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या आप वॉल्यूम के अंदर लेंथ ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप लेंथ में लेंथ ऐड करोगे, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड करोगे, प्रेशर में प्रेशर ऐड करोगे। तो अगर हमने इसको प्रेशर लिया है तो ये जो एंटिटी है दिस शुड ऑल्सो बी प्रेशर, बिकॉज वी कैन ऐड प्रेशर ओनली, वी कैन नॉट ऐड प्रेशर टू वॉल्यूम और एनीथिंग एल्स। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो P शुड बी इक्वलेंट टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो अगर ए को देख लू मैं अगर, तो ए अब आएगा P वी स्क्वायर, इधर लेके इसको, अपॉन एन स्क्वायर, डिवाइड किया। अब इसकी यूनिट की बात करो, ए प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम या बार, वी स्क्वायर मींस लीटर स्क्वायर, यस और नो, एन मोल, तो इट विल बी लाइक मोल इनवर्स 2। सो ए की यूनिट क्या होगी बच्चों? एटीएम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात बच्चों, यहां से बहुत बहुत अच्छी बात आपको समझनी है, ये जो आप ऐड कर रहे हो P में ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये ऐड क्यों कर रहे हो बाय द वे? अगर आप इसको गौर से देखेंगे, बच्चों, तो ये था प्रेशर ऑफ रियल गैस। ये हमारे साथ आ रहा था 8 ATM, हमें कितना चाहिए था? 10 ATM, क्योंकि हमने माना था पिछली बार कि ये आइडल गैस का प्रेशर होगा इन्हीं कंडीशंस के अंदर, तो हमने इसलिए इसको जोड़ा था। यस और नो? अब मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान सुनना। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो ये जो प्रेशर यहां पर अप्लाई होगा, ये बैरोमीटर जो रीड करेगा वो और कम हो जाएगा, से इट विल बी 7 ATM। अगर और स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जो प्रेशर रजिस्टर्ड होगा वो तो और कम होगा ना। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, अब इधर देखो आप कि ये जो प्रेशर है रियल गैस प्रेशर है, अब इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं। ये क्यों ऐड करना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान रहे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ए डिनोट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ना केवल ये, जितनी ज्यादा वैल्यू ए की होगी उतना ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। यस और नो? जितना ज्यादा ए की वैल्यू उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका कारण क्या है? आप इधर देखो, आप अगर आईएमएफ ज्यादा है
तो आपको ये प्रेशर फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं इस केस में तो ये 8 atm है, यहां पे कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 2। अगर ये IMF और ज्यादा हो जाए तो ये आ जाएगा 7 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 3 टू गेट 10। अगर और बढ़ा दें हम IMF तो ये हो जाएगा 6। अब यहां पे कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 4 टू गेट 10। मतलब जितना ज्यादा IMF उतना कम प्रेशर, जितना कम प्रेशर उतना ही आपको ये वेक्टर जो है बढ़ाकर लिखना पड़ेगा टू गेट 10 आउट एयर। यस और नो? तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना बड़ा IMF होगा उतना ज्यादा आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा बच्चों यहां पर, और जितना बड़ा IMF उतना ही बड़ा A होगा। अब इसके कुछ मायने होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना पड़ेगा। इधर देखिए आप लोग प्लीज, कि अगर मैं कह रहा हूं कि इफ A वैल्यू इज हायर, if A value is higher, that means no doubt about it, intermolecular forces are higher. Yes or no? अच्छा एक बात बताओ, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, गैस क्या होगी? पोलर होगी कि नॉन पोलर होगी? आप मुझे बताओ कि नाइट्रोजन के अंदर या अमोनिया के अंदर, हमने अभी देखा था किस गैस के अंदर IMF ज्यादा है? हमने देखा था कि IMF ज्यादा है अमोनिया के अंदर। क्यों ज्यादा है? बिकॉज अमोनिया इज मोर पोलर, अमोनिया इज अ पोलर गैस, तो वहां पर पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव। तो क्या मैं कह सकता हूं सेफली कि अगर IMF ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? जो पोलैरिटी है गैस की, जो गैस की पोलैरिटी है वो भी ज्यादा होगी। यस और नो? अगर देखो, अब यहां देखो आप लोग, अगर IMF ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है, अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो एक बात बताइए मुझको कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन वो कम होगा कि ज्यादा होगा? मतलब किसी गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? एक बात बताओ मुझको कि एक गैस है जो कहती है कि भैया हम तो एक दूसरे के करीब आना ही नहीं चाहते। अच्छा, उससे पहले एक बात बताओ, गैस और लिक्विड में फर्क क्या होता है? गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी फार अपार्ट, लेकिन जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज। तो ये क्लोज कब आएंगे? जब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अरे भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो जिंदगी में कभी पास नहीं आएंगे। इसी वजह से जो आइडल गैस होती है उसको आप कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। द रीजन बीइंग, क्योंकि उसके अंदर कोई IMF नहीं होता। जितना ज्यादा IMF होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के लिए, उतना हमें आसानी हो जाएगी उन गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। तो पक्की बात हो गई कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, किसी गैस को लिक्विफाई करना भी आसान हो जाएगा, वो भी ज्यादा होगा। यस और नो? और एक चीज और बताइए, अगर IMF ज्यादा है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कम होगा? बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग होता है, कोई लिक्विड है, जब लिक्विड के जो बॉन्ड्स हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं, अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो ये पार्टिकल्स वेपर में चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग, है ना, रूडिमेंट्री लेवल पर। तो जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा उतनी आसानी से ऊपर चले जाएंगे। जिनके बीच में जो IMF है वो कम होगा, वो जल्दी टूटेंगे और जल्दी ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है बच्चों, अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है, IMF ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़कर ऊपर कभी नहीं जाएंगे। इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। दैट मींस इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर IMF ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इनको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाँ कि ना? तो देखो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा अगर IMF ज्यादा है। तो देखो एक ही चीज से हमने कितनी सारी चीजें निकालनी है। अगर A ज्यादा तो IMF ज्यादा, IMF ज्यादा तो पोलैरिटी ज्यादा, IMF ज्यादा तो उन गैसेस को लिक्विफाई करना भी आसान हो जाएगा हमारे लिए, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर IMF ज्यादा है तो जो प्रेशर है गैस का, जो प्रेशर होगा गैस का वो ज्यादा होगा कम होगा? भाई IMF ज्यादा है, वो गैस को खींचेगा तो वो उतनी इंटेंसिटी से वहां अटैक ही नहीं कर पाएगा बच्चों, तो प्रेशर भी तो कम ही हो जाएगा। अगर प्रेशर कम हो गया तो एक बात बताओ, Z क्या होता है बच्चों? हु विल टेल मी व्हाट इज Z? Z इज PV अपॉन RT। यस और नो? अगर प्रेशर कम हो चुका है तो ऑब्वियसली बच्चों Z भी तो कम हो जाएगा।
तो दैट मींस Z भी कम होगा, और अगर Z कम होगा तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये जो A है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैन डर वाल इक्वेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि A हैज गॉट समथिंग टू डू विद व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहीं से सारी की सारी ये चीजें निकल कर आ रही हैं। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स कोई अगर आपसे पूछे एक क्वेश्चन, विच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए, ओके, तो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको लेट्स से हीलियम, थर्ड ऑप्शन में दे रहा हूं आपको N2 एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा हूं आपको NH3 अमोनिया। बताइए किसके लिए वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगी? भाई वैल्यू ऑफ ए तो उसी के लिए ज्यादा होगी जिसके अंदर IMF ज्यादा होगा, ये सुनो, जिसमें IMF ज्यादा होगा। IMF अगर ज्यादा होगा तो गैस के अंदर पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। तो अब देखो इनमें से कौन सी गैस ज्यादा पोलर है? ये दोनों तो तीनों तो नॉन पोलर गैसेस हैं, केवल यही एक गैस है जो पोलर है। तो सीधा सा आंसर हो गया हमारा अमोनिया। अमोनिया विल बी मोर पोलर गैस। अगर इसमें इस क्वेश्चन को वो इस तरह से पूछ रहा है कि विच हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए, एक बात। अगर इसमें मैं बदल के कर दूं विच हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आंसर विल बी सेम। विच इज मोर पोलर, आंसर विल बी सेम। अगर कोई पूछे विच गैस इज मोस्ट इजी टू लिक्विफाई, आंसर इज अगेन अमोनिया। विच इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग दीज, आंसर इज अगेन अमोनिया, सेम आंसर। Yes or no? Which will have least pressure under the given condition, answer is again ammonia. And which is having highest boiling point, again ammonia. And which has the lowest value of Z, again ammonia. Which has got the highest compressibility, again ammonia. तो एक ही क्वेश्चन को वो कई तरीके से पूछ सकता है बच्चों आपसे, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यूनिट ऑफ बी। तो एक बार इक्वेशन वापस लिख लें, an² अपॉन v² v माइनस nb इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो देखो अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में तो भैया वॉल्यूम ही ऐड होगा, वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ही ऐड होगा। तो अब देखें जरा यूनिट ऑफ बी, देखो v should be almost equivalent to nb, so b will be v by n, this will be liter mole inverse, that is the unit of b। अच्छा आपको याद हो कि ये वॉल्यूम जो हम मेजर कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था, ये हमारा था मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो जो b का रिलेशनशिप है वो किससे आ रहा है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से आ रहा है। तो रिमेंबर दैट b is related to molecular volume। और कोई पूछे आपसे कि भैया होता क्या है b, एग्जैक्ट वैल्यू तो होती है 4/3 pi r cube, where 4/3 into pi r cube is the volume of one molecule. So I can say B will be 4 into volume of one molecule. तो A is related to IMF, B is related to molecular volume। यही वो दो डिफरेंस थे जहां पर हम आइडल गैस और रियल गैस में डिफरेंशिएट कर रहे थे। सारा गेम इन दोनों फैक्टर्स का है। किसका? IMF का, जिसका रिलेशन किससे है? A से, और B से। B का किसका है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो B मतलब हुआ अगर B की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी ज्यादा है। मतलब जिस मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी उसके लिए B की वैल्यू भी बड़ी होगी। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, which has highest value of B। पहला ऑप्शन दे रहे हैं आपको हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड इज O2 एंड फोर्थ ऑप्शन आई एम गिविंग यू इज SO3। कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एटम आपको सबसे बड़ा लग रहा है? देखिए इन दोनों की साइज तो छोटी है, भूल जाइए।
O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है लेकिन वो भी छोटा है, SO3 में सल्फर भी है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा साइज SO3 का होने वाला है। अगर साइज बड़ा है तो वैल्यू ऑफ B भी बड़ी होगी। देख सकते हैं आप लोग, B जितना बड़ा होगा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी उतना बड़ा होगा, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उतना ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो बच्चों अब एक एनालिसिस और करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा एनालिसिस है कि वो जो ग्राफ हमने देखे थे Z के कि 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, फिर बाद में बढ़ भी रहा है, वो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलो उसको सीखते हैं हम लोग। वैन डर वाल इक्वेशन वापस लिख लेते हैं, P + A n² V² V माइनस NB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं बार बार इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी बार आप लिखेंगे उतने आपके कंफ्यूजन्स दूर होंगे। वरना होता है क्या, कभी कभी बच्चा एंड मौके पे जाके वो कहता है मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि यहां पर A² था, कि यहां पे N था, कि V था, कि V² था, क्या था, नहीं समझ में आता। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो फॉर 1 मोल, अगर आप 1 मोल के लिए ये इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो क्या आएगा, P + A V², N की वैल्यू 1 रख देंगे, एंड V - B will be equal to RT, will be equal to RT. Now this is the equation which we are going to play with. तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, P + A upon V² and V - B equal to RT. अब बच्चों सुनो, पहला केस, if pressure is low, इफ प्रेशर इज लो, हमने 2 केस देखे थे, केस 1 केस 2, एक में प्रेशर लो था और एक में प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो हम पहला केस ले रहे हैं, प्रेशर इज लो। इफ P इज लेस, बच्चों सी, इफ P इज लेस आई बिलीव वॉल्यूम विल बी हाई। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो आई बिलीव दैट V - B, दिस फैक्टर V - B कैन बी रिटन ऑलमोस्ट एज V, B कैन बी निग्लेक्टेड। वैसे भी एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि A और B की जो वैल्यूज होती हैं वो ऑलमोस्ट बहुत छोटी होती हैं, है ना। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो वी कैन इजीली निग्लेक्ट B, सो V - B कैन बी रिटन एज V। ओके, अब जो है इसको दोबारा लिखते हैं, P + A upon V² एंड V - P को हम केवल V लिख रहे हैं, इक्वल टू RT। ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई करो, PV + A upon V शुड बी इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो V से V कट जाएगा एक, इक्वल टू RT। अब देखिए मैं पूरे को RT से डिवाइड करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं RT से डिवाइड, कौन बताएगा मुझको? द रीजन बीइंग, अगर मैं PV को RT से डिवाइड करूंगा तो ये भी आएगा A/RTV और यहां आ जाएगा 1। यस और नो? ये चीज क्या होती है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो Z इज Z + A/RTV is equal to 1. So can I say that Z is equal to 1 - A/RTV? Is that clear? मैं एक बार वापस यहां लिख देता हूं बच्चों आपके लिए, Z is 1 - A/RTV। 1 में से कुछ भी घटाओगे बच्चों तो वो तो 1 से छोटा ही आएगा ना। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि एट लो प्रेशर, कभी कभी वो डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, एट लो प्रेशर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? Z विल बी 1 - A/RTV। और देखो ये Z की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से छोटी आ रही है एट लो प्रेशर। आपको अगर याद हो तो जो मैंने आपको पहले चार्ट बना के दिया, ग्राफ बना के दिया था, उस ग्राफ में Z की वैल्यू पहले कम थी, है ना, उसके बाद वो बढ़ रही थी। चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एट हाई प्रेशर, केस 2 एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। ओके, देखो ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, एट वेरी हाई प्रेशर कैन आई से दैट P/A/V², V - B equal to RT. Can I say that P + A/V², this thing can be neglected? Now अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इट कैन बी रिटन एज P। अब इस P को इसकी जगह रिप्लेस करो तो क्या आएगा, P V - B is equal to RT। मल्टीप्लाई करो, PV - PB is equal to RT एंड सेम प्रोसेस। अब इसको डिवाइड कर दो RT से, सो इट विल बी PV/RT - PB/RT
equal to 1. This is nothing but Z. So I can say that Z minus PB upon RT is equal to 1. Z is equal to 1 plus PB upon RT. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि आप देख सकते हैं कि 1 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो 1 से बड़ा ही आएगा वो। Z will be equal to, और you can say Z will be more than 1। हमने देखा भी था कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे थे Z की वैल्यू भी बढ़ रही थी। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको, दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आखिरी बात कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो ग्राफ हमेशा 1 से बड़ा था, वो हमने देख रखा था। इसको मैथमेटिकली समझ भी लेते हैं। एक बात बताइए, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि IMF आर वेरी लेस, जिसकी वजह से ए की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। दैट मीन्स P अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर कैन बी अगेन रिटन एज, भाई ए की वैल्यू बहुत कम है तो हम इसके सामने इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज P अगेन। तो अब आप इसको उसी इक्वेशन में यूज करिए, इसी इक्वेशन के अंदर यहां पर यूज करिए, तो देखिए क्या आएगा, P V माइनस बी इज इक्वल टू RT। मल्टीप्लाई करो, PV माइनस PB is equal to RT. Divide by RT now. So PV upon RT minus PB upon RT is equal to 1. This is nothing but Z. So Z minus PB upon RT should be equal to 1. Now see, this is very very important. So Z will be actually 1 plus PB upon RT. और अगर आप देख रहे हैं इस 1 में आप कुछ भी ऐड कर रहे हो तो 1 से बड़ा ही आएगा। Z is more than 1. This is now always for hydrogen and helium. तो अगर आप देख रहे हैं तो ये जो पार्ट आया ये ऑलमोस्ट यही तो है, एट वेरी हाई प्रेशर सेम थिंग इज गोइंग ऑन। यहां पर ये ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटी थी तो इसलिए हमने इसको P लिख लिया था। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ये A बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल वैल्यू अगेन नेग्लिजिबल हो जाती है, तो हम इसको भी P के बराबर रख सकते हैं। रिजल्ट सारे सेम आने वाले हैं एट हाई प्रेशर एंड फॉर हाइड्रोजन हीलियम द रिजल्ट्स आर सेम। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि क्यों इन दोनों की वैल्यूज हमेशा Z की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, क्यों जो है एट लो प्रेशर Z की वैल्यू 1 से छोटी होती है, और क्यों Z की वैल्यू एट हाई प्रेशर इज ऑलवेज मोर देन 1।